प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के तीनों स्टेजेस मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़ इसके बारे में जाना और स्पर्मेटिड्स तक के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। अब इसके अगले भाग में, जिसको कहते हैं शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस, एक और भी शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, काम में लेते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्म्स, और हिंदी में कहते हैं शुक्र कायांतरण। तो अब ये शुक्र कायांतरण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उससे स्पर्म, परिपक्व स्पर्म बनने तक की जो प्रावस्था है उसको बोलते हैं शुक्र कायांतरण। क्योंकि जैसे आप देखें तो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं होती हैं, वो गोल होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं, यानी अचल होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके नहीं जा सकती हैं। हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। तो ये इस प्रकार की संरचनाएं कन्वर्ट होती हैं किस में, जो कि बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। स्पर्म, यदि स्पर्म को आप देखो तो बिल्कुल अलग प्रकार की संरचना होती है उसकी, मेटाबॉलिक उसकी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। तो वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, अति विशिष्ट संरचना है शुक्राणु। और उस शुक्राणु में इस स्पर्मेटिड्स के परिवर्तन को, इसी को हम शुक्र कायांतरण कहते हैं। शुक्राणु की संरचना यदि आप देखें तो उसको 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। एक तो सिर वाला भाग, एक मध्य वाला भाग, एक पुच्छ वाला भाग, हेड, मिडिल पीस और टेल। इन तीनों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये हमें समझना है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेड की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हेड में यदि देखें तो जो ये कोशिका है स्पर्मेटिड, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन ही इसके सिर के भाग को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप समझें इसको कि शुक्र कायांतरण के दौरान केंद्रक जो होता है, उसके केंद्रकीय प्रद्रव्य जो हैं वो उससे जल निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रकीय प्रद्रव्य पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें से जल को निष्कासित कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो डीएनए इसमें बचता है और क्रोमेटिन पदार्थ जो रह जाते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? इसे समझने के लिए आपको स्पर्म की पहले तो उसका फंक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा और उसकी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। यानी स्पर्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके जाना होता है। तो उसका जो भार है, उसका जो वेट है, वो वेट भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो भारी संरचना होगी तो उसको गति करने में दिक्कत आएगी। इसलिए उसका वेट रिड्यूस करने के लिए कई प्रकार के चेंजेस केंद्रक के अंतर्गत आते हैं। केंद्रक में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं। उसी में से एक चेंज ये है कि उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में से जल को बाहर कर देते हैं। डीएनए और क्रोमेटिन पदार्थ सिकुड़ के छोटा हो जाता है। आरएनए और उसका न्यूक्लियस केंद्रिका और जो दूसरे प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं वो सब भी उस केंद्रक से बाहर निकाल दी जाती हैं। इन सब के कारण शुक्राणु का भार, वेट जो है वो कम हो जाता है और आगे उसकी जो गतिशीलता, मोटिलिटी है, वो इसके कारण से बढ़ जाती है। यही मैंने इस स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की है। इसका पहला जो पॉइंट है ना, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस वाटर कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म एंड डीएनए एंड क्रोमेटिन मटेरियल श्रिंक्स। पानी तो बाहर निकल जाता है, डीएनए और क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह जो है वो सिकुड़ जाते हैं। आरएनए, न्यूक्लियोलस और प्रोटीन्स वगैरह वो भी बाहर निकाल दिए जाते हैं।
है ना। ये सब क्यों? क्योंकि हमें स्पर्म का वेट इसके माध्यम से कम करना होता है। तो इस कारण से ये सारी घटनाएं इसके केंद्रक के अंतर्गत होती हैं। और स्वाभाविक है, जब केंद्रक में से न्यूक्लियोप्लाज्म निकलेगा और कई सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो केंद्रक की जो आकृति होती है वो आकृति भी बदल जाएगी। इसीलिए जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उन सभी प्राणियों में जो शुक्राणु होता है उनकी शुक्राणु की आकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो जो शुक्राणु की आकृति होती है वो ज़्यादातर केंद्रक की आकृति के ऊपर ही निर्भर करती है। यानी ये सारी क्रिया जब हो गई, उसमें से सारी चीज़ें निकल गई, कुछ ही चीज़ें रह गई, उसके बाद केंद्रक की आकृति कैसी रहती है उसके आधार पर ही शुक्राणु की भी आकृति निर्धारित होती है। अब जैसे मनुष्य में ये आकृति केंद्रक की अंडाकार होती है और चपटा हो जाता है केंद्रक। कुछ प्राणियों में केंद्रक का जो आवरण होता है उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी विलुप्त हो जाती है। तो एक तरीके से केंद्रक जो है उस कोशिका द्रव्य में ही विलीन हो जाता है। तो कई प्राणियों में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये जो सबसे पहली क्रिया क्या हुई, ये केंद्रक के अंदर परिवर्तन हुए। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम पर। यानी जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु के सिर पर सबसे आगे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। उस टोपी नुमा संरचना को कहते हैं एक्रोसोम। इसका निर्माण स्पर्मेटिड के गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। यानी स्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, क्योंकि वो कोशिका है तो बहुत सारे कोशिकांग जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो इसमें भी रहेंगे। तो उन्हीं में से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो कई प्रकार की पट्टलिकाएँ जो होती हैं और वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिकाएँ जो होती हैं, उनसे बना हुआ होता है। इनमें से एक या दो जो रिक्तिका होती है वो आकार में वृद्धि करने लग जाती है और वे वृद्धि करके एक एक्रोब्लास्ट अग्रकोरक का निर्माण कर देती है। ये जो रिक्तिका होती है इसके बीच में एक घनी और ठोस कणिका भी धीरे धीरे वृद्धि करने लगती है। इसको बोलते हैं एक्रोसोमल कण या एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। और धीरे धीरे ये एक्रोसोमल कण जो होता है ये अग्रपूरक के साथ साथ एक्रोब्लास्ट के साथ साथ गति करता हुआ केंद्रक के शीर्ष पर स्थित हो जाता है। इसमें भी देखो तो रिक्तिका जो होती है इनके, जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारी रिक्तिका भी पाई जाती है। तो रिक्तिका के भीतर का जो द्रव्य होता है वो भी निकाल के बाहर कर दिया जाता है, निकल जाता है बाहर। और ये कि दोहरे आवरण रह जैसा, केवल आवरण जैसा रह जाता है, डबल लेयर का दोहरा आवरण जैसा होता है। और ये दोहरा आवरण जो होता है वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो होता है उसके ऊपर को, उसके हिस्से को कवर कर लेता है और अल्टीमेटली केंद्र के शीर्ष भाग को इस एक्रोसोमल आवरण से ढक लिया जाता है। तो ये एक टोपी नुमा संरचना बन जाती है और जिसके अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल स्थित होता है और इस समग्र जो संरचना है इसको एक्रोसोम कहते हैं। और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का शेष जो हिस्सा होता है जो काम में नहीं आता उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो टोपीनुमा संरचना जिसको अपन एक्रोसोम बोलते हैं इसका एक नाम और भी है, इसको गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं। गैलिया कैपिटिस के नाम से भी इसको जानते हैं। एक्रोसोम एक विशेष प्रकार का लाइसोसोम होता है और जो कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, उस समय ये जो अंडाणु होता है, अंडाणु के सब बाहर जो अलग जो कलाएँ पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, उन मेम्ब्रेन्स को घोलने का कार्य करता है। इसके जो भी लाइसोसोम्स होते हैं वो उसकी अंडाणु की बाहरी कलाओं को घोलने का कार्य करती हैं ताकि शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके। अब जो ये स्लाइड आप देख रहे हो, इस स्लाइड में एक आपको डायग्राम दिखाई देगा। इस डायग्राम में आप देखिए कि एक केंद्रक है और उसके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्थित है। अब ये ए में आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स केंद्रक के पास दिखाई दे रहा है
बी संरचना में यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का भी निर्माण हो चुका है और धीरे धीरे वेसाइकल्स के साथ वो केंद्रक की तरफ आना शुरू कर देता है। और सी में जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है वो थोड़े से आकार में वृद्धि कर जाता है और उसके साथ ही जो ऐसी संरचनाएं जो होती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जिनका उपयोग ज़्यादा नहीं होना, वो वहाँ से निष्कासित होने लग जाती हैं, उनका डिग्रेडेशन या कहें कि अपहासन शुरू हो जाता है, समाप्त होने लग जाती हैं। फिर वो एक्रोसोमल कण जो है, जैसे डी में आप देख रहे हो, एक्रोसोमल कण केंद्रक के शीर्ष भाग पर आकर स्थिर हो जाता है और उसके चारों तरफ एक वेसाइकल, एक्रोसोमल वेसाइकल या एक्रोसोमल आशय की का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो पटलिका है एक प्रकार की गोल्गी कॉम्प्लेक्स की ही, जो कि आकार में बड़ी हो गई है, इसको ही आशय बोल रहे हैं। अब इस आशय में से जो इसके अंदर के द्रव्य हैं वो निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं, तो ये केवल एक डबल लेयर जैसी बच जाती है, दोहरा एक कवरिंग जैसी बच जाती है। ये जो होता है यही एक्रोसोमल कण को और केंद्र के ऊपर स्थिर करके एक कवर जैसा इसके ऊपर बना देती है और एक्रोसोम की संरचना तैयार हो जाती है। तो ये जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस के अंदर चेंज होने के बाद दूसरी घटना एक्रोसोम का निर्माण हुई। अब इसके आगे चलते हैं तो जैसे एक और डायग्राम से आप समझ सकते हो शुक्रकायांतरण की क्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म एक बहुत विशिष्ट प्रकार की संरचना है, इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं निर्माण से संबंधित, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इसकी तुलना में यदि आप अंडाणु के निर्माण की क्रिया को पढ़ेंगे, oogenesis को पढ़ेंगे, तो उसमें इतनी ज़्यादा जटिल संरचनाएं नहीं होती। तो जैसे मान लीजिए स्पर्मियोजेनेसिस में अलग अलग घटनाएं होती हैं, मैंने आपको पहले बताया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसमें भी डायग्राम में देखोगे आप तो गोल्गी एपरेटस जो है केंद्र के ऊपर आके सेटल होता है, एक्रोसोमल वेसाइकल बन जाती है और उसके बाद कोशिका के अंदर स्पर्मेटिड जो है वो कोशिका, उसके अंदर सेंट्रियोल्स भी अपनी जो उसकी भूमिका है उसको निभाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल की भूमिका पुच्छ के भाग को निर्माण करने की होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी अपनी भूमिका होती है। कुल मिला के स्पर्मेटिड के अंदर से जैसे आप ये देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग अवस्थाओं में इसको बताया गया है। 5वीं अवस्था में आप देख रहे हो कि कुछ पुच्छ का भी निर्माण हो गया और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एक जगह इकट्ठे होने लग गए मिडिल पोर्शन में, और उसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है और वो भी धीरे धीरे करके उसमें से अतिरिक्त भाग निष्कासित होने लग गया। एक्सिस साइटोप्लाज्म जो है वो निष्कासित होने लग गया और एक्रोसोम का भी निर्माण हो गया। और इस प्रकार से देखो आप तो लास्ट में 7वें नंबर पर एक कंप्लीट स्पर्म का निर्माण आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके अलग अलग चरण क्या हैं वो आपको पढ़ने आवश्यक हैं। तो उसी दृष्टि से सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर चेंज हुआ और फिर उसके बाद एक्रोसोम का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इसके हेड का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस, मध्य भाग का निर्माण। अब मध्य भाग का जो निर्माण है इसमें सबसे बड़ी भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। एक्रोसोम के निर्माण के दौरान जो स्पर्मेटिड है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, उसका अधिकांश कोशिका द्रव्य जो है मध्य भाग में एकत्रित हो जाता है। जब एक्रोसोम का निर्माण हो रहा होता है उस समय सारा साइटोप्लाज्म लगभग कोशिका का मध्य भाग में आगे एकत्रित होने लग जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो आपस में मिलकर एक फीते जैसी संरचना बना लेते हैं, एक फीते जैसी संरचना बना लेते हैं आपस में मिलकर, और एक अक्षीय तंतु के चारों ओर ये व्यवस्थित हो जाते हैं। और वो जो अक्षीय तंतु होता है उसे निबन कण कहा जाता है, निबन कण कहते हैं। कुछ प्राणियों में इसका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न होता है। कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग जब बाहर निकाल दिया जाता है, शेष भाग जो होता है वो संघनित होकर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, संघनित होकर, क्योंकि जल की मात्रा भी बाहर निकलती है, संघनित होकर वो शुक्राणु की परिधि पर व्यवस्थित हो जाता है, इसे मैंचेट कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो शुक्राणु का
बीच वाला हिस्सा एक और डायग्राम है, इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये शुक्राणु है, उसका शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग में ऊपर एक्रोसोम है, नीचे केंद्रक है बीच में। अब उसके बाद में एक छोटी सी आप देख रहे हो ग्रीवा, गर्दन जैसा हिस्सा बताया गया है, उसको ग्रीवा बताया गया, और ग्रीवा से लगता ही हुआ एक मध्य भाग है, मिडिल पीस। ये जो मिडिल पीस है, इसमें आप ग्रीवा वाले हिस्से में एक देख रहे हो तारक केंद्र, सेंट्रियोल है ना। तो सेंट्रियोल इसमें दो होते हैं, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक समीपस्थ होता है सेंट्रियोल, एक दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। तो ये आप देख रहे हो, एक तो ग्रीवा वाले हिस्से में है और एक रिंग सेंट्रियोल कहलाता है जो दूरस्थ हिस्से में है, यानी जहाँ पर इसका मध्य भाग समाप्त हो रहा है। और बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसमें एक अक्षीय तंतु, एक एक्सियल फिलामेंट जैसा बाल जैसी संरचना है, उसके चारों तरफ गोल 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 जो संरचना आप दिखाई दे रही है आपको, ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पर्म के मध्य भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है और एक फीते जैसी संरचना बना लेता है। जैसे मान लीजिए आप मध्य भाग जो है, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस का, मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में एक तीर जैसा बनाकर और मध्य भाग का एक सेक्शन कटा हुआ दिखा रहे हैं। तो उस सेक्शन में आप देख रहे होगे तो एक तो एक्सियल फिलामेंट है बीच में, उसकी संरचना है, और उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो गए हैं। एक और जैसे इसका सी करके एक संरचना, और आप हेड ऊपर तो एक्रोसोम और हेड दिखाई दे रहा है, सी में आप देख रहे हो कि एक फीते जैसी संरचना बनाई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और उसको हम निबंध कण भी कह देते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये जो मध्य भाग है, कुल मिला के जो मध्य भाग है शुक्राणु का, ये एक प्रकार से ऊर्जा का केंद्र होता है, क्योंकि सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसी में हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते हो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया इसको गति प्रदान करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो कुल मिला के इसके मध्य भाग की ये स्थिति हुई। अब यहीं इस चित्र में एक थोड़ा सा और समझिए कि इसका पुच्छ भाग भी बताया गया है। पुच्छ भाग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केवल एक्सियल फिलामेंट है, अक्षीय तंतु है। और इस अक्षीय तंतु की यदि काटेंगे तो ये 9+2 वाली स्थिति है, जिसमें चारों तरफ परिधीय तंतु हैं और मोटे तंतु हैं और बीच में अक्षीय तंतु हैं। तो इस प्रकार से ये टेल वाला एरिया है, ये टेल वाला एरिया जो है वो एक पूंछ जैसी संरचना होती है, जो को जबकि ये गति करता है उस समय ये इसके काम में आती है। तो तीसरा जो इसका भाग है वो है फॉर्मेशन ऑफ टेल। फॉर्मेशन ऑफ टेल ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, बोथ सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्मेटिड्स मूव टुवर्ड्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। होता क्या है कि जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया चल रही होती है, उस समय दोनों जो तारक केंद्र होते हैं, जो अलग अलग एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस में जो दोनों तारक केंद्र होते हैं वो न्यूक्लियस के पोस्टीरियर हिस्से में आ जाते हैं, पश्चिम भाग में आ जाते हैं। और उसमें से एक जो होता है, नाउ वन सेटल डाउन इन ए डिप्रेशन इन न्यूक्लियस एंड called as proximal centriole, and another settled on some distance and called as distal centriole। यानी कि उनमें से दोनों केंद्र के पश्चिम भाग में आ गए। उनमें से एक तो केंद्र के पिछले भाग में, केंद्र के अंदर थोड़ा सा एक खांच जैसी बन जाती है, उसमें व्यवस्थित हो जाता है। तो वो तो कहलाता है निकटस्थ समीपस्थ सेंट्रियोल या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और इसी प्रकार एक सेंट्रियोल थोड़ी सी दूरी पर जाकर स्थित हो जाता है, उसको दूरस्थ सेंट्रियोल कह देते हैं या डिस्टल सेंट्रियोल कह देते हैं। यही बाद में एक मुद्रिका जैसी, रिंग जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो उसको रिंग सेंट्रियोल भी कह दिया जाता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, रिंग सेंट्रियोल जो होता है, उसी से एक एक्सियल फिलामेंट जैसी संरचना बनती है, जो उसके
टेल में कंटिन्यू करती है, और वो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उसी के पास एक बेसल ग्रेन्यूल भी डेवलप होता है, जिससे वो टेल को भी मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर फॉर्मेशन ऑफ टेल यानी टेल के निर्माण में, पुच्छ के निर्माण में सेंट्रियोल्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसके आगे कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो ये क्रिया होती है उसको शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे दूसरे फैक्टर्स हैं जो नियंत्रित करते हैं, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो नियंत्रित करते हैं, कौन कौन से और दूसरे और अवयव हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।